गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बना रहे थे। तो उसमें एक प्रोसेस आया था डायजेनेसिस। ये डायजेनेसिस प्रोसेस हमारा क्या था कि सेडिमेंट बनने से सेडिमेंट्री रॉक बनने तक के बीच में जो भी प्रोसेस हुआ है वो सब डायजेनेसिस के बीच में आता है, मतलब अंडर आता है। तो हमारा 3 टाइप का डायजेनेसिस था, ईओजेनेटिक, मेसोजेनेटिक और टेलोजेनेसिस जेनेटिक। तो ईओजेनेटिक हमने पढ़ा था कि वो हमारा सरफेस से थोड़ा सा ही डेप्थ पे ये सब देखने को मिलता है, उसमें कोई ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आते हैं। ज़्यादातर उसमें केमिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है उसके अंदर। बायोटर्वेशन हमारा प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर को डिफॉर्म करता है। उसके बाद उसमें कॉम्पैक्शन आता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन कॉम्पैक्शन आता है उसमें। केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण जो हमारा फ्लूइड है उसका ईएच पीएच सैलिनिटी में वेरिएशन आएगा और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ लीच करेगा, वो एसिडिक होएगा, फिर वो नीचे की तरफ जाएगा और लीच करके मेसोजेनेटिक लेयर में पहुंचेगा। फिर वहाँ पे उसका रोल क्या है वो मेसोजेनेटिक में पढ़ेंगे, ठीक है। ईओजेनेटिक में बस इसका इतना ही रोल था। मेसोजेनेटिक में वो जो फ्लूइड है जिसका ईएच पीएच सैलिनिटी चेंजेस उसके अंदर आ गया है, अब वो जब वो नीचे लीच करके मेसोजेनेटिक लेयर में आएगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा कि सॉल्युबिलिटी डिफरेंट मिनरल्स का इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि एसिडिटी इंक्रीज़ कर गया है ना, पीएच डिक्रीज़ कर गया। तो ये सब हमारा सॉल्युबिलिटी में मदद करेगा। वहाँ पे मेसोजेनेटिक लेयर में हमारा टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल आता है। तो हमने लास्ट क्लास में टेम्परेचर का रोल पढ़ा था। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट रॉक का इंक्रीज़ हो जा रहा था, लेकिन कार्बोनेट का नहीं हो रहा था। ये वहाँ पे कॉन्सेप्ट था एक कि टेम्परेचर बढ़ने से सारे मिनरल्स का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करता है, लेकिन कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाता है। साथ में हमारा अगर कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट कराना है अगर ग्रेटर डेप्थ पे, तो हमें उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए कि उसके लिए हमको पीएच को कम करना पड़ेगा। जब हमारा पीएच कम होगा तो जाके वो प्रेसिपिटेट करेगा। फिर हम लोगों ने इंटरनल हीट के बारे में पढ़ा था। इंटरनल हीट का सोर्स क्या है हमारा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वो डिके करेगा, कुछ उसका हाफ लाइफ पीरियड होगा, वहाँ पे डिके करेगा। वो डिके करने के दौरान क्या करेगा, अपने हीट को रिलीज़ करेगा। अब जो हीट रिलीज़ किया वो जब तक हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, जब तक वो अपना हीट को दूसरे रॉक के साथ को कंडक्ट नहीं करने देगा, तब तक ये जियोथर्मल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं आएगा। तो अब क्या है कि हीट को ट्रांसफ़र होने में हमारा जो ट्रैप्ड फ्लूइड्स है या जो रॉक का डिफरेंट मिनरल्स है वो अपने थ्रू हीट को ट्रांसफ़र होने देता है। फिर हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आया था। वो क्या था कि हमारा डेप्थ इंक्रीज़ करने के साथ हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी में हमारा जो इंट्रैप्ड फ्लूइड्स है और जो हमारा मिनरल्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हीट को ट्रांसफ़र होने में। तो इसमें आया था कि हमारा जो इवापोराइट्स है, ठीक है, ये सब का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू कोल का कंडक्टिविटी कम होगा। फिर आया था कॉन्सेप्ट पोरस फॉर्मेशन। जो पोरस फॉर्मेशन होगा उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसके बीच में इंट्रैप्ड फ्लूइड्स हैं, ठीक है, वो कंडक्टिविटी को लो कर देंगे। फिर आया था कि एक पोरस फॉर्मेशन है और उसका कॉम्पैक्टेड इक्विवेलेंट है, तो पोरस में कम हीट ट्रांसफ़र होगा और जो लिथिफाइड कॉम्पैक्ट है, लिथिफाइड रॉक है उसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी हमारा ज़्यादा होगा। फिर क्या था कॉन्सेप्ट कि हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण डिक्रीज़ करता है। तो जैसे ही हम डेप्थ में जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी को कम हो जाना चाहिए, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी फिर भी दिखता है। तो इसका रीज़न क्या था कि हमारा जो पोर स्पेसेस है वो क्या होता है, कम हो जाता है ओवरबर्डन प्रेशर के कारण। तो पोर स्पेसेस
क्या हो गए, कम हो गए या ख़त्म हो गए, तो हमारा कंडक्टिविटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक तरफ हमारा कंडक्टिविटी कम हो रहा है टेम्परेचर के कारण, दूसरी तरफ हमारा पोरोसिटी जो है, पोरोसिटी कम होने के कारण हमारा कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। तो जो उधर कम हुआ था वो इधर इंक्रीज़ कर गया, तो क्या किया, काउंटर बैलेंस कर दिया, इसलिए हमारा कंडक्टिविटी ग्रेटर डेप्थ में भी देखने को मिलता है। इवेपोराइट, सैंडस्टोन और कार्बोनेट के पास हमारा कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वो कॉम्पैक्टेड रॉक्स है, मतलब पोर स्पेस उसमें कम है। लेकिन यही आता है ओवर प्रेशर क्ले, ओवर प्रेशर क्ले के पास क्या है, हाई पोरोसिटी है, इसलिए उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम ओवर प्रेशर क्ले के बारे में पढ़ रहे थे कि ओवर प्रेशर क्ले का थर्मल कंडक्टिविटी होने का रीज़न क्या था कि हाई पोर स्पेसेस। अब उस पोर स्पेसेस में क्या है कि हमारा हाई पोर स्पेसेस है तो हाई वाटर कंटेंट भी होगा। वाटर कंटेंट क्या करेगा कि उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देगा, वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया, हमारा डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। अब डेंसिटी कम होने के कारण क्या होगा कि अब ग्रेटर डेप्थ में डेंसिटी कम है, तो कम डेंसिटी वाला ऊपर की तरफ सर्च करेगा, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है, कायदे से उसको ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा डेप्थ में है, तो उसको क्या करेगा, अपने आप को ऊपर करने के लिए वो एक डायपेयर बनाएगा। ठीक है, तो जो ओवर प्रेशर क्ले है हमारा, वो डायपेयर बनाता है, रीज़न है उसका हाई वाटर कंटेंट। हाई वाटर कंटेंट क्या कर दिया, उसके डेंसिटी को कम कर दिया, वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर का क्या रोल है मेसोजेनेटिक स्टेज में। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रेशर आता है, तो जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, मतलब कि कोई सेडिमेंट हमारा डिपॉजिटेड है, उसके ऊपर में एक और सेडिमेंट, उसके ऊपर फर्दर और फिर फर्दर और फिर फर्दर और हम सेडिमेंट को डिपॉजिट करते जाएंगे। तो जो सबसे नीचे वाला जो हमारा सेडिमेंट होगा वो नेचुरली क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, है ना। वो ऊपर का जो इतना जो थिक लेयर है वो उसको क्या करेगा, कॉम्प्रेस करेगा, तो उसका पोर स्पेसेस कम होगा। तो जैसे जैसे हम ओवरबर्डन प्रेशर, इसी को बोलते हैं ओवरबर्डन प्रेशर, यही ओवरबर्डन प्रेशर जब हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब हमारा जो सेडिमेंट्री कॉलम है वो थिक होता चला जाएगा। तो जो सबसे नीचे अंडरलाइंग लेयर है, सबसे पहले क्या होगा कि वो एक पॉइंट से 2 ग्रेन कांटेक्ट होगा। पढ़े थे हम लोग ग्रेन कांटेक्ट के बारे में, पॉइंट, लाइन, कॉन्कैवो कन्वेक्स और सूचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा इंडिविजुअल ग्रेन है वो दूसरे ग्रेन के साथ पॉइंट में कांटेक्ट है, फिर हमने ओवरबर्डन प्रेशर बनाया तो अब लाइन बना, फिर फर्दर कॉन्कैवो कन्वेक्स हुआ, फिर फर्दर क्या हुआ, सूचर हुआ। तो सूचर होने के बाद क्या हुआ, उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर लग गया कि वो जो अल्टीमेटली जो कांटेक्ट था वो क्या हो गया, उसका सॉल्यूशन में चला गया, मतलब वो क्या हो गया, उसका सॉल्युबिलिटी हो गया, मतलब वो पानी में मिल गया, वो फ्लूइड है, उस फ्लूइड में वो घुल गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो गया, प्रेशर बढ़ाने से हमारा मिनरल का सॉल्युबिलिटी हो गया। ठीक है, अब क्या है कि अगर हमारा प्रेशर सॉल्यूशन है, अगर ये जो बना हमारा क्या हुआ, प्रेशर सॉल्यूशन, प्रेशर की वजह से जो हमारा मिनरल था, मिनरल का कांटेक्ट था, वो क्या हो गया, सॉल्यूशन में चला गया, तो ये हमारा बना प्रेशर सॉल्यूशन। तो प्रेशर सॉल्यूशन क्या कर देगा हमारा कि जो सिलिका कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ कर देगा। क्यों, क्योंकि जो डिज़ोल्व हुआ है वो क्या था, सिलिका था, तो सॉल्यूशन में चला गया सिलिका, तो जो प्रेशर सॉल्यूशन हमारा सिलिका के कंसंट्रेशन को किस में, पोर वाटर में इंक्रीज़ कर दिया। अब वहाँ इंक्रीज़ तो कर दिया, लेकिन उसके पास मीडियम नहीं है बाहर निकलने का, तो कहीं ना कहीं वो जाके फिर से प्रेसिपिटेट तो करेगा ही करेगा। तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, कहीं और जाके वो किसी ग्रेन सरफेस के बीच में जाके अपने आप को प्रेसिपिटेट कर लेगा। अब ये प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या हुआ कि अब जहाँ पे पोर स्पेसेस था उसको प्रेशर के कारण वो पोर स्पेसेस को कम कर दिया, और हमारा जो सिलिका था वो डिज़ोल्व हो गया, और वो सिलिका वहाँ जाके प्रेसिपिटेट किया जहाँ पे प्रेशर उतना नहीं था, जहाँ पे लो प्रेशर था और 2 ग्रेन के बीच में गैप था, उस गैप में अपने आप को जाके वो प्रेसिपिटेट कर लिया। तो अल्टीमेटली किया क्या
कि जो पोरोसिटी था सेडिमेंट के बीच में, उसको क्या किया, कम कर दिया। तो सिलिका क्या किया, सिलिका हमारा सीमेंटिंग मटेरियल का काम किया वहाँ पे, ठीक है। और हमारा प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, कॉम्पैक्शन तो हो ही रहा है, और साथ में हमारा पोरोसिटी को भी डिक्रीज़ कर रहा है। एक जगह से सिलिका को उठाया और दूसरे जगह जहाँ पे प्रेशर कम था वहाँ पे उसको जाके हमारा डिपॉजिट कर दिया। तो अल्टीमेटली हमारा रॉक क्या हो रहा है, थिन हो रहा है। जो हमारा इतना थिक कॉलम था उसको कंप्रेस करके वो थिन कर दिया, पतला कर दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान इसमें आया कॉम्पैक्शन, ठीक है, पोरोसिटी लॉस, ठीक है, और यहाँ पे सिलिका जो है वो सीमेंटिंग मटेरियल के फॉर्म में काम किया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिथोस्टैटिक प्रेशर। जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो हमारा क्या है कि प्रेशर इंक्रीज़ करता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लिथोस्टैटिक प्रेशर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर इंक्रीज़ करा रहे हैं। जहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा था वो था हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, ये है हमारा लिथोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो अब ये क्या है कि जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं तो हमारा जो रॉक है वो अपना प्रेशर दूसरे ग्रेन्स को रेफ़र कर रहा है, मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसको भी कोई कर रहा है, जो नीचे ग्रेन है उसको ऊपर वाला ग्रेन क्या कर रहा है, अपना प्रेशर ट्रांसफ़र कर रहा है, इसको उसके ऊपर वाला ट्रांसफ़र कर रहा है, इसको उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये फर्दर कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ से प्रेशर ट्रांसफ़र इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, करते करते ये नीचे तक यहाँ पहुँच गया। तो सबसे नीचे वाले के पास सबसे ज़्यादा प्रेशर ट्रांसफ़र किया। तो ये हमारा डेप्थ के अनुसार एक कांस्टेंट प्रेशर ट्रांसफ़र है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लिथोस्टैटिक प्रेशर। अब ये टर्मिनोलॉजी सब क्लियर कर लो। अब है फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर क्या करता है, फ्लूइड प्रेशर क्या हुआ, मतलब कि हमारा एक फ्लूइड है, मतलब एक कॉलम में हमारा एक फ्लूइड भरा हुआ। अब ये फ्लूइड जो सेडिमेंट के बीच में पोर स्पेसेस है उस पर कुछ न कुछ तो प्रेशर लगा रहा है। तो ये जो प्रेशर होगा ये होगा फ्लूइड प्रेशर। अब फ्लूइड प्रेशर हमारा दो तरह का होता है, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, एक होता है हमारा हाइड्रोडायनेमिक। ये दो तरह का हमारा प्रेशर हुआ। अब हाइड्रोस्टैटिक क्या है कि अगर जब हमारा हाइड्रो मतलब वाटर स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब रुका हुआ है, तब जो वो प्रेशर लगा रहा है, तो ये हमारा हुआ हाइड्रोस्टैटिक। अगर हाइड्रोडायनेमिक, अगर हमारा फ्लूइड क्या है, मूव कर रहा है और मूव करने के दौरान वो एक प्रेशर लगा रहा है, वो हमारा हो गया हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर। अब फ्लूइड प्रेशर जो है वो हमारा रिलेट करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड करने का क्या मतलब हुआ, मतलब कि हमारा जब फ्लूइड का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो हमारा फ्लूइड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब इसी वजह से हमारा क्या है कि जो फ्लूइड प्रेशर है वो सैलिनिटी और टेम्परेचर से क्या करता है, वेरी करता है। मतलब सैलिनिटी और टेम्परेचर वेरी करेगा तो हमारा जो फ्लूइड प्रेशर है वो भी वेरी करेगा। अब हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो, अगर कोई हमारा कोई कॉलम है जिसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा सुपर नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, या उसको ओवर प्रेशर भी बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्टैटिक से कम होगा, है ना। एक हमारा कांस्टेंट ग्राफ है, अभी फिगर दिखाते हैं। उससे अगर उससे कम अगर होगा तो वो होगा सब नॉर्मल प्रेशर, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं अंडर प्रेशर भी बोल सकते हैं, ठीक है, अंडर प्रेशर, ठीक है, ये अंडर प्रेशर। अभी आपको एक फ़ोटो दिखाते हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी इस फिगर को अच्छे से समझिए। ये है हमारा सरफेस, ये सरफेस इधर हमारा क्या है, प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, इधर हमारा डेप्थ है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन क्या है, ये है फ्लूइड प्रेशर का लाइन। मतलब जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो हमारा फ्लूइड का प्रेशर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करता है। ये है हमारा ओवरबर्डन, ये फ्लूइड प्रेशर किसके कारण है, फ्लूइड के कारण। ये ओवरबर्डन प्रेशर है हमारा, ये है सेडिमेंट का लोड के कारण, जो सेडिमेंट का
लोड है, इतना यहाँ से यहाँ तक जो सेडिमेंट का लोड है, वो सेडिमेंट के लोड के कारण जो प्रेशर आ रहा है वो है हमारा ओवरबर्डन प्रेशर। तो दो तरह का प्रेशर देखने को मिला, एक ओवरबर्डन प्रेशर और एक फ्लूइड प्रेशर। ओवरबर्डन प्रेशर ज़्यादा लगता है कंपेयर टू फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग फ्लूइड प्रेशर के लिए स्पेशली बात करते हैं। ठीक है, फ्लूइड प्रेशर में हमारा दो टाइप का प्रेशर होता है। क्या होता है? एक होता है हाइड्रोस्टैटिक, एक होता है हाइड्रोडायनेमिक। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है हमारा, इसके लिए यहाँ ग्राफ बना है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ग्राफ ये है हमारा। ठीक है, अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेम ग्राफ है, सरफेस इधर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इधर हमारा डेप्थ इंक्रीज कर रहा है। यहाँ तक के जोन को अब देखिए, ये है नॉर्मल प्रेशर जोन, मतलब यहाँ पे जो भी हमारा फ्लूइड है वो इसके साथ इक्वल है। मतलब जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उतना ही हमारा उस जोन का जो हमारा प्रेशर है उतना ही है। जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उतना ही उस जोन का प्रेशर। अब इस जोन में हमारा ग्राफ को ऐसे होना चाहिए था, लेकिन हमारा ग्राफ में ये अंडुलेशन देखने को मिला। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो हाइड्रोस्टैटिक ग्रेडियंट से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस जोन को हम लोग बोलेंगे सुपर नॉर्मल या ओवर प्रेशर जोन। ठीक है, अभी फिर यहाँ पे एक इधर से ग्राफ दिखता, अगर हमें एक ऐसे मिलता, मतलब जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक ग्रेडियंट है उससे हमारा कम प्रेशर दिखता, तो वो क्या होता हमारा सब नॉर्मल या अंडर प्रेशर जोन। तो अब यहीं पे हम एक कॉन्सेप्ट पीछे पढ़े थे हम लोग इसका ओवर प्रेशर क्ले का। ओवर प्रेशर क्ले यहीं पे फॉर्म किया। ठीक है, हाई प्रेशर के कारण यहाँ पे ओवर प्रेशर क्ले फॉर्म किया। अब ओवर प्रेशर क्ले जो है उसमें ज़्यादा पोरोसिटी है, ज़्यादा वाटर कंटेंट है, और इसका क्या बोलते हैं कि ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा और ये डायपेरिक मूवमेंट शो करेगा। हाइड्रोस्टैटिक ग्रेडियंट कितना होता है हमारा, ये देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, 0.173 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक ग्रेडियंट से ज़्यादा ओवर प्रेशर, उससे कम अंडर प्रेशर या सब नॉर्मल। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ क्या किया, अपना जो पाथ था वो पाथ को फॉलो किया, फिर यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर। तो कुछ एक एरिया में, कुछ एक जोन में हमारा ये सुपर नॉर्मल प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये हमारा ओवर प्रेशर आया तो आया क्यों? ये ओवर प्रेशर आने की वजह है कि हमारा ओवरबर्डन प्रेशर के कारण जो हमारे सेडिमेंट के बीच में पोर स्पेसेस है, उस पोर स्पेसेस में हमारा क्या होगा, फ्लूइड होगा। तो हो भी सकता नहीं भी होगा। अगर वो फ्लूइड हुआ तो उस फ्लूइड को जब हम लोग सेडिमेंट को क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, ओवरबर्डन प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, तो फ्लूइड उस ग्रेन के बीच का जो पोर स्पेसेस है वहाँ से निकल के कहीं और जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ फर्दर आएगा। अब मान लो कि कोई ऊपर में एक इम्परमिएबल सेक्शन आ गया, जैसे इवोपराइट आ गया है ना, चॉक्स आ गया, अगर सीमेंटेड सैंडस्टोन है ये आ गया, ये सब क्या होगा, इम्परमिएबल सेक्शन है। ये नीचे के जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को ऊपर आने नहीं देगा। अब वो फ्लूइड क्या हुआ, इंट्रैप्ड हो गया उसके बीच में। अब कंटिन्यूस हमारा ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी कंडीशन में वो जो इम्परमिएबल सेक्शन है हमारा, वो हमारे जो फ्लूइड है उसको ऊपर आने नहीं दे रहा है। तो अब जो वो फ्लूइड नीचे फंसा हुआ है वो क्या है, वो हाई प्रेशर में है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में। वो क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी करेगा, इधर सॉल्युबिलिटी करेगा, उधर सॉल्युबिलिटी करेगा, हर जगह कहीं प्रेसिपिटेट करेगा, फिर सॉल्युबिलिटी करेगा। कुल मिला के वो बाहर निकल नहीं पाएगा, उसी में ट्रैप्ड रहेगा वो। और कंटिन्यूसली हमारा ओवरबर्डन प्रेशर तो इंक्रीज़ कर ही रहा है। तो हमारा हो गया क्या कि जो फ्लूइड था, जो कि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में था, है ना, हाइड्रोस्टैटिक ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा था, अब इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर आ गया कि वो अब उससे ज़्यादा प्रेशर शो करने लगा। तो जब वो ज़्यादा प्रेशर शो करने लगा तो वही जो वहाँ पे हमारा रॉक्स बनेगा वो ओवर प्रेशर रॉक होगा। जनरली शेल और
क्ले बनता है वहाँ पे, ठीक है। तो यही हमारा ओवरबर्डन प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, अभी बहुत समय से नहीं पूछा है, शायद कभी नहीं पूछा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। लगे हाथ इस फिगर को भी समझ लो। देखो ये सरफेस है हमारा, सरफेस से हमारा डेप्थ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। इधर हमारा क्या है, पोरोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इधर क्या है हमारा, डेंसिटी इंक्रीज़ कर रहा है। अब ये देखो कि कोई भी हमारा ग्राफ होगा, उसमें जैसे ही हम डेप्थ इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। पोरोसिटी क्या होगा हमारा, डिक्रीज़ करेगा। डेंसिटी बढ़ेगा और पोरोसिटी घटेगा, ये तो कॉमन सी बात है। ओवरबर्डन प्रेशर देंगे तो हमारा डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा और पोरोसिटी हमारा डिक्रीज़ करेगा। अब इसको समझो, ये सॉल्ट का लाइन है। सॉल्ट का डेंसिटी क्या है, कम होता है, लेस डेंसर होता है, 2.03 ग्राम पर सीसी पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा सॉल्ट का डेंसिटी है। अब ये हमारा ग्राफ है। अब ये ग्राफ देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ग्राफ हमारा किसका है, एवरेज बरियल कर्व का है। हम बरी कर रहे हैं सेडिमेंट को, मिनरल्स को, रॉक्स को, तो उसका एक एवरेज ग्राफ है, ठीक है। अब देखो 800 मीटर्स थिकनेस पे हमारा ये जो बरियल कर्व है इसके कांटेक्ट में आया, किसके, सॉल्ट के। इससे ऊपर तक इसका डेंसिटी का वेरिएशन, यहाँ देखो, यहाँ पे आने के बाद ये क्या किया, सॉल्ट के लाइन से वो इंटरेक्ट किया। डेंसिटी देखो, डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा वो नीचे रहना चाहेगा और डेंसिटी जिसका कम रहेगा वो ऊपर रहना चाहेगा। अगर किसी कारण से किसी का ज़्यादा डेंसिटी और वो ऊपर है तो वो नीचे आने की कोशिश करेगा, और अगर किसी का डेंसिटी कम है और वो नीचे है तो वो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सॉल्ट का हमारा डेंसिटी क्या है, इस कर्व इधर जा रहा है तो डेंसिटी हमारा कम होते जा रहा है। अभी इसका डेंसिटी इससे कम है, मतलब कि सॉल्ट का डेंसिटी अभी ज़्यादा है और इस एरिया के मिनरल का डेंसिटी क्या है, कम है। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, सॉल्ट कहाँ है, नीचे, और ये कहाँ है, उसके ऊपर। सॉल्ट नीचे है, उसके ऊपर है। ये कम डेंसिटी का इसलिए ऊपर है, सॉल्ट ज़्यादा डेंसिटी का इसलिए वो नीचे। लेकिन सिर्फ इसी एरिया तक। यहाँ पे आके ये डेंसिटी जो ये कर्व है, ये सॉल्ट को यहाँ से, सॉल्ट के लाइन से, सॉल्ट का लाइन ये है, उससे आगे बढ़ जा रहा है। फिर से समझो, अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। सॉल्ट का हमारा डेंसिटी ज़्यादा है, इसका डेंसिटी कम है, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्ट का डेंसिटी ज़्यादा है, सॉल्ट नीचे रहेगा। जो ऊपर हमारा ये है, यहाँ जो मिनरल्स है, रॉक्स है, उसका डेंसिटी कम है, वो हमारा ऊपर रहेगा, सॉल्ट नीचे रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हाई डेंसर नीचे, लो डेंसर ऊपर। यहाँ पे 800 मीटर के बाद हमारा सॉल्ट का डेंसिटी कम हो गया और यहाँ जो रॉक है उसका डेंसिटी हमारा ज़्यादा हो गया, ठीक है। सॉल्ट का डेंसिटी हमारा कम हो गया और जो यहाँ जो इस एरिया में रॉक लाई करते हैं उसका डेंसिटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। 800 मीटर पे ये जो लाइन है वो हमारा इंटरेक्ट कर रहा है। इस वाले रीजन को समझो। यहाँ पे हमारा अदर मिनरल्स है और यहाँ है हमारा सॉल्ट। इसका डेंसिटी ज़्यादा है, हाई डेंसिटी, और इसका यहाँ पे है क्या, लो डेंसिटी। तो इसको आकर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो इसका लो डेंसिटी है वो ऊपर है, जिसका हाई डेंसिटी है वो नीचे है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इस वाले एरिया में। अब जब यहाँ आए, इसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया और इसका डेंसिटी कम हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा सॉल्ट जो है, सॉल्ट हमारा मानो कि नीचे है, सॉल्ट हमारा नीचे है, इसका है लो डेंसिटी, और यहाँ पे मिनरल्स है,
जिसका है हमारा हाई डेंसिटी। तो ये नेचर के अगेंस्ट में है, हाई डेंसिटी ऊपर है, लो डेंसिटी नीचे है, तो ऐसे अकर तो कर नहीं पाएगा। तो ये यहाँ पे उस जोन में हमारा जो सॉल्ट अगर अकर कर रहा है, तो सॉल्ट अकर करने का मतलब है कि सॉल्ट के पास तो लो डेंसिटी है, वो ज़बरदस्ती वहाँ पे उसको नीचे की तरफ डेप्थ में उसको अकर कराया गया है, जबकि उसका डेंसिटी ऊपर कम है, उसको ऊपर होना चाहिए था, और जो मिनरल है उसका डेंसिटी हाई, उसको नीचे होना चाहिए। तो वहाँ पे हमारा सॉल्ट जो है वो डायपेरिक मूवमेंट शो करता है। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट लेयर है जो कि हमारा डायपेयर मूवमेंट शो करेगा। रीज़न डेंसिटी वेरिएशन, डेंसिटी इसका कम है, लो डेंसिटी है, इसका डेंसिटी हमारा ज़्यादा है। ठीक है ना, हाई डेंसिटी ये नीचे की तरफ आएगा और ये लो डेंसिटी ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये नेचर के अगेंस्ट में था। ठीक है, उसको इसने यहाँ से डायपेरिक मूवमेंट के थ्रू उसको करेक्ट किया। ठीक है, तो इस रीजन में यही बता रहा है कि हमारा डेंसिटी सॉल्ट से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हमारा सॉल्ट क्या होगा, डायपेयर मूवमेंट शो, डायपेरिक फ्लो शो करेगा। देखो 800 मीटर यहाँ पे हमारा सॉल्ट के लाइन से हमारा बरियल कर्व इंटरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एवोपराइट जो है हमारा लेस डेंसर होगा कंपेयर टू अदर सेडिमेंट, इसलिए यहाँ पे डायपेरिक फ्लो एंटिसिपेटेड होगा। ठीक है, अब इस रीजन में आते हैं, यहाँ पे हमारा डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पोरोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे किस तरह का रॉक मिलेगा, वो रॉक मिलेगा जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा और पोरोसिटी कम होगा। तो 2000 मीटर के नीचे हम लोग आए तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो और ज़्यादा कर्व हो गया, मतलब कि यहाँ पे हाई डेंसिटी और हाई हो गया और पोरोसिटी क्या हो गया, और लो हो गया। तो ये तो हमारा नॉर्मल हाइड्रोस्टैटिक कर्व है कि हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा डेंसिटी कर्व हुआ। ये इस रीजन में आओ, इस रीजन में क्या हुआ कि कायदे से इसको डेंसिटी को और कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डेंसिटी कम हो गया और पोरोसिटी भी ज़्यादा हो गया। तो ये नेचर के अगेंस्ट फिर यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमको इससे भी ज़्यादा हाई डेंसिटी होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा कम पोरोसिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या मिला हमको, इससे कम डेंसिटी और इससे ज़्यादा पोरोसिटी मिल गया। तो ये उल्टा हो गया। तो इस तरह के रीजन में हमारा जो है वो सुपर नॉर्मल प्रेशर का जोन कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर प्रेशर जोन। यहाँ पे हमें लेस डेंसर रॉक मिला, इसी रीजन में क्या मिलेगा हमको, ओवर प्रेशर क्ले। ठीक है, जो प्रेशर होना चाहिए था वो प्रेशर नहीं हो पाया वहाँ पे, तो इस रीजन में हमको क्या मिलेगा, ओवर प्रेशर क्ले। ठीक है, ओवर प्रेशर क्ले पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा। इस रीजन में हमारा ओवर प्रेशर क्ले मिलेगा, क्योंकि डेंसिटी हमारा कम होना चाहिए था, लेकिन डेंसिटी हमारा यहाँ पे डेंसिटी हमारा ज़्यादा होना चाहिए, डेंसिटी हमारा कम हो गया, और पोरोसिटी हमारा यहाँ पे कम होना चाहिए, लेकिन पोरोसिटी हमारा ज़्यादा हो गया ग्राफ के अनुसार से। तो इस रीजन में हमारा ओवर प्रेशर क्ले मिला। फिर ये आके यहाँ पे ग्राफ नॉर्मल इस वाले लाइन को फॉलो करने लगा, फिर यहाँ पे हमारा नॉर्मल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखने को मिला, मतलब डेंसिटी कम, डेंसिटी ज़्यादा, पोरोसिटी कम। ठीक है, यहाँ भी फर्दर डिक्रीज़ कर रहे हैं, डेंसिटी हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, पोरोसिटी कम होते जा रहा है। यहाँ पे हमारा डेंसिटी डिक्रीज़ कर गया, पोरोसिटी इंक्रीज़ कर गया। तो ये एबनॉर्मल जो एबरेशन यहाँ पे शो किया है, ये रीज़न ओवर प्रेशर क्ले या ओवर प्रेशर जोन कहलाएगा। अब इस वाले फिगर को समझो, इधर EH ये डिवाइडिंग लाइन है EH का, इधर 0 था, 0 से इधर ऊपर जा रहा है ऑक्सीडाइजिंग, इधर हमारा रिड्यूसिंग, और यहाँ पे pH 7 से कम एसिडिक और 7 से ज़्यादा अल्कलाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। EH PH ग्राफ है, ये डिवाइडिंग लाइन है pH का, ये डिवाइडिंग लाइन है EH का। अब इस जोन में हमारा वाटर का जो अकरेंस है, कौन सा वाटर किस जोन में हमारा अकर करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग, मतलब जिसका EH ज़्यादा हो। तो EH जब ज़्यादा होगा तो हमारा कौन कौन सा वाटर ऑक्सीडाइजिंग जोन में आएगा, रेन वाटर जो मीटोरिक वाटर है, ठीक है, रेन वाटर
कोई मीटियोरिक वाटर बोलते हैं, यूरेनियम रोल फ्रंट, है ना। ये सब इसको याद रखना बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी वाटर, रेन वाटर ऑक्सीडाइजिंग जोन में, ये फिगर बना लो, 2-4 बार बना लो, ये याद हो जाएगा, ठीक है। रेन वाटर, मीटियोरिक वाटर, यूरेनियम रोल फ्रंट, ये सब हमारा ऑक्सीडाइजिंग जोन में है। सी वाटर भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग जोन में आता है। लेकिन जो ब्राइन्स है, ब्राइन्स मतलब जो ज़्यादा नमकीन पानी, खारा पानी है, जैसे मिसिसिपियन वैली का लीड जिंक ब्राइन्स, ठीक है, ये, या ऑयल फील्ड ब्राइन्स, ठीक है, एक्सलेटिव लीड जिंक ब्राइन्स, ये सब जो वाटर है, ये सब वाटर रिड्यूसिंग। याद रखो, सीधे याद रखो, जो भी ब्राइन्स होगा वो रिड्यूसिंग, और सॉल्ट वाटर और मीटियोरिक वाटर ऑक्सीडाइजिंग, ठीक। एक 2 तरीका हो गया याद करने का, है ना। फ्रेश वाटर और ब्राइन्स को अलग कर लो, फ्रेश वाटर, फिर सी वाटर भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। अब हम पीएच का स्केल से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो जो रेन वाटर है और मिसिसिपियन वैली का जो ब्राइन्स है, वो दोनों हमारा एसिडिक है, और सी वाटर और जितना भी ऑयल फील्ड ब्राइन्स है ना, या एक्सलेटिव्स है, ये सब हमारा क्या होगा, अल्कलाइन होगा, ठीक। ये सिर्फ याद करना है, 4 जोन है, 1 2 3 4। अच्छा है, ABCD ऑप्शन बनता है, कोई भी एक रीज़न पूछेगा, बोलेगा इस जोन में कौन सा लाई करता है। यूरेनियम रोल फ्रंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसिसिपियन वैली, सी वाटर भी इंपॉर्टेंट, ये सब पूछ सकता है किस जोन में लाई करेगा। तो ये आपको फिगर याद होना चाहिए, ये 2-3 बार बना लीजिए, याद हो जाएगा। सेम यही फिगर है, और ये जो जोन है स्टेबिलिटी ऑफ वाटर, इसी जितना भी वाटर लाई करता है बस इसी रीजन में लाई करता है। वैसा कोई वाटर अभी तक नहीं मिला है जो कि इस रीजन या इस रीजन में लाई करे, इसलिए यही स्टेबिलिटी जोन है हमारा वाटर का। मीटियोरिक वाटर क्या था हमारा, ऑक्सीडाइजिंग था और एसिडिक था, यहाँ भी है वही। सी वाटर क्या था हमारा, सी वाटर इस जोन में लाई कर रहा था, अल्कलाइन जोन में। लेकिन सी वाटर जो है वो 50-50 है, आधा हमारा एसिडिक, आधा हमारा अल्कलाइन, ठीक है। उसका कुछ सेक्शन जो है हमारा रिड्यूसिंग भी है, मैक्सिमम पोर्शन जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग जोन में ही याद करेंगे। कोनेट वाटर, कोनेट वाटर क्या है, सेडिमेंट्री वाटर, जो हमारा सेडिमेंट्री रीजन में हमारा क्या है, ट्रैप्ड है, वो वाटर, उसको याद रखना है कि वो देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आधा एसिडिक, आधा अल्कलाइन, ठीक है, आधा ऑक्सीडाइजिंग, आधा रिड्यूसिंग, ठीक है। कोनेट वाटर सब कुछ है, कोनेट वाटर क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, एसिडिक भी होगा, अल्कलाइन भी होगा, ऑक्सीडाइजिंग भी होगा, रिड्यूसिंग भी होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑयल फील्ड ब्राइन्स किस रीजन में था, ये था हमारा अल्कलाइन रीजन में, और ये क्या था, रिड्यूसिंग, ठीक है। और एक कौन था हमारा रिड्यूसिंग, मिसिसिपियन वैली, है ना, का जो लीड जिंक है सो, ठीक। कोनेट वाटर, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या था, कोनेट वाटर, कोनेट वाटर हमारा क्या है, एसिडिक भी है, अल्कलाइन भी है, रिड्यूसिंग भी है, और ऑक्सीडाइजिंग भी है, ठीक है, इसको याद रखना है। नाउ बैक टू द कॉपी आते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, प्रेशर का रोल। प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत डिफरेंट ग्राफ्स दिखाए हैं, वो सारे ग्राफ्स इंपॉर्टेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे नहीं आए हैं, आएंगे अब। नेक्स्ट है, हम पढ़ते हैं चेंज्ड पोर वाटर कंपोजिशन। पोर वाटर कंपोजिशन हमारा कैसे चेंज हुआ, इयोजेनेटिक स्टेज में केमिकल रिएक्शन हुआ, जो कि हमारे जो फ्लूइड था उसके EH/pH सैलिनिटी को चेंज किया। अब वही जो हमारा पोर स्पेसेस में फ्लूइड था वो नीचे की तरफ लीच किया। अब वो लीच करेगा तो जिसके कांटेक्ट में आएगा, जिस भी फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा उसके भी EH/pH और सैलिनिटी को वैरी करेगा। साथ में हमारा प्रेशर के कारण जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रहा था उसके कारण भी हमारा चेंजेस आएगा, ये भी एक चेंजेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम इसमें क्या है, अल्ट्रेशन ऑफ स्मेक्टाइट लेड टू इलाइट। अब हमारा स्मेक्टाइट जो है वो इलाइट में कन्वर्ट कर गया। ये क्यों हुआ, डिहाइड्रेशन, मतलब कॉम्पैक्शन के कारण जो हमारा स्मेक्टाइट था, जो हमारा क्ले मिनरल्स था, उसका वाटर निकल गया, तो वो क्या बन गया, स्मेक्टाइट बन गया। स्मेक्टाइट इलाइट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद। नेक्स्ट हम सैलिनिटी जो है हमारा सब सरफेस वाटर का डेप्थ के साथ इंक्रीज़ करता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सैलिनिटी सब सरफेस वाटर का।
हम ओशन वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, जो सब सरफेस वाटर है। सरफेस का जब हम नीचे की तरफ जाएंगे डेप्थ के में, तो हमारा उसका सैलिनिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओशन वाटर में भी अगर हम नीचे डेप्थ में जाते हैं तो सैलिनिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है हमारा। ठीक है, तो सैलिनिटी हमारा डेप्थ से इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर का क्या रोल है मेसोजेनेटिक स्टेज में। यूजेनेटिक स्टेज में तो उसका रोल था ही, साथ में ऑर्गेनिक मैटर का क्या रोल है। तो ऑर्गेनिक मैटर का शैलो डेप्थ में, शैलो डेप्थ में क्या है, ऑक्सीडेशन कराएगा। ये रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेशन कराने में, साथ साथ रिडक्शन कराने में। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा वो बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन और बैक्टीरियल सल्फेट रिडक्शन कराएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर डेप्थ में। ग्रेटर डेप्थ में हम आएंगे तो वहाँ पे सल्फेट रिडक्शन कराएगा, जो कि हमारा फर्मेंटेशन होगा, जिससे कारण हमारा मीथेन बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होगा। अब हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन होगा तो फिर ये क्या किया, पीएच को डिक्रीज़ कर देगा और जो वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको और एसिडिक कर देगा। ठीक है, शैलो डेप्थ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा, बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन बैक्टीरियल रिडक्शन होगा, लेकिन ग्रेटर डेप्थ में हमारा सल्फेट, ज़्यादा डेप्थ तक सल्फेट ही पहुँच पाएगा। ठीक है, सल्फेट का रिडक्शन होगा, जो कि एक प्रोसेस है फर्मेंटेशन, उसको इन्हांस करेगा, जो कि हमारा मीथेन बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन के फॉर्मेशन में मदद करेगा। ठीक है, बरियल के दौरान जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसमें मेनली माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने को मिलता है, मेनली मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें केमिकल चेंजेस भी आते हैं। वो केमिकल चेंजेस पॉलीमराइजेशन, पॉलीकंडेंसेशन और इनसॉल्युबलाइजेशन में मदद करता है, जो कि हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी तो होता ही है ऑर्गेनिक मैटर का, लेकिन साथ में केमिकल चेंजेस जो है वो पॉलीमराइजेशन, पॉलीकंडेंसेशन और इनसॉल्युबलाइजेशन में मदद करता है। और ये जो प्रोसेस है ये हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर को कॉम्प्लेक्स जियोपॉलीमर में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग केरोजीन बोलते हैं। अब ये केरोजीन का क्या मतलब हुआ, ये हमारा जो ग्रेटर डेप्थ पे ऑयल और मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या हमारा कोल मिल रहा है, इसमें कन्वर्ट करने में हमारा जो केमिकल चेंजेस है ये मदद करता है। मतलब इस डेप्थ में हमारा कोल और पेट्रोलियम मिलता है। क्यों मिलता है, तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका चेंजेस आता है, केमिकल चेंजेस आता है कौन से प्रोसेस के थ्रू, पॉलीमराइजेशन, पॉलीकंडेंसेशन और इनसॉल्युबलाइजेशन। ठीक, ये प्रोसेस हमारे ग्रेटर डेप्थ में ऑयल और कोल का फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ठीक, अब ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है ये कार्बोनेट और अल्मुनोसिलिकेट दोनों के सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, क्यों करेगा, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा वो एसिड को वो क्या एसिड रिलीज़ करेगा। तो एसिड क्या करेगा, हमारे सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देगा, चाहे वो कार्बोनेट का हो चाहे वो अल्मुनोसिलिकेट का हो। ये सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो हमारा कोल पेट्रोलियम भी बन गया इस डेप्थ पे। ठीक है, उसका भी प्रोसेस पता चल गया किस प्रोसेस से हमारा बनता है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या हो गया, तो जो हमारा सेडिमेंट है, जो लूज सेडिमेंट है वो कॉम्पैक्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या कि सेडिमेंट का जो वॉल्यूम था, ज़्यादा वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम क्या हो गया, हमारा लेस हो गया, डिक्रीज़ हो गया। अब इस डिक्रीज़ होने की वजह से, वॉल्यूम डिक्रीज़ होने की वजह से हमारा पोरोसिटी भी डिक्रीज़ हुआ, साथ ही साथ हमारा ग्रेन्स जो हैप्पैज़ार्डली अरेंज्ड था उनका रीअरेंजमेंट हुआ। इधर से प्रेशर लग रहा है उसके डायरेक्शन में हमारा उसका अरेंजमेंट हुआ। तो कॉम्पैक्शन क्या करिए, हमारा अल्टीमेटली जो सेडिमेंट का वॉल्यूम है उसको लेस कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम सैंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो सैंड्स का क्या होगा। अब अगर हम सैंड्स में कॉम्पैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा सैंड्स का हमारा, तो उसमें क्या होगा, ग्रेन्स जो सैंड ग्रेन्स है वो उसका रीअरेंजमेंट होगा, टाइटर पैकिंग होगा। अब टाइटर पैकिंग होगा
तो स्लिपेज भी हो सकता है, मतलब स्लाइड पास्ट एक दूसरे से ऐसे भी हो सकता है, मतलब प्रेशर डाले हैं, ज़्यादा प्रेशर हो गया तो स्लाइड पास्ट भी हो सकता है दोनों में, ठीक है। और क्या हो सकता है कि ये दोनों का जो कांटेक्ट है, जो ग्रेन्स का कांटेक्ट है वो इंक्रीज़ करेगा, मतलब पॉइंट, लाइन, कॉन्केवो, कन्वेक्स और सूचर, ये जो कांटेक्ट है ग्रेन का कांटेक्ट का, ये भी हमारा इंक्रीज़ करेगा। अब हमारा जो फ्लेक्सिबल ग्रेन है, जैसे माइका हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल ग्रेन है, मतलब वो उसमें जब हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, वो टूटेगा नहीं, वो मुड़ जाएगा। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल ग्रेन है उसमें बेंडिंग्स देखने को मिलेगा। डक्टाइल और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, डक्टाइल क्या हुआ, मतलब फ्लो करेगा। ब्रिटल क्या हुआ, जिसमें मतलब जिसमें फोर्स लगाएंगे वो टूट जाएगा, जैसे हमारा पेन, वो क्या होगा, उसमें फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन जो हमारा रबर है वो क्या है, तो हमारा पेन जो है वो ब्रिटल डिफॉर्मेशन शो करेगा, रबर उसमें फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा, बेंड कर देगा, वो हमारा डक्टाइल डिफॉर्मेशन शो करेगा या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा, ठीक है। जो मैलिएबल ग्रेन्स है वो हमारा डक्टाइल और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा मिनरल है। अब वो डक्टाइल है तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा, मतलब वो मुड़ेगा, और ब्रिटल होगा तो वो टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटल फ्रैक्चर, जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या है, ब्रिटल रॉक है, तो उसमें क्या है, फ्रैक्चर्स आ जाएंगे जब उसमें प्रेशर देंगे या जब उनको कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। सिलिकेट ग्रेन भी हमारा ब्रिटल है, वो भी हमारा क्या करेगा, ब्रिटल फ्रैक्चर शो करेगा। और जो हमारा हमारा क्वार्ट्ज है वो क्या है, प्रेशर सॉल्यूशन में इंक्रीज कर चला जाएगा। मतलब हम लोग पढ़े थे कि जब हम कांटेक्ट इंक्रीज़ करते हैं दो ग्रेन्स के बीच का, तो क्या होता है, फर्दर हमारा सूचर के बाद जो हमारा ग्रेन्स है वो ग्रेन्स का बाउंड्री क्या होता है, डिसॉल्व होता है, मतलब सॉल्यूशन में चला जाता है। तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या पढ़े थे पीछे, प्रेशर सॉल्यूशन पढ़े थे, ठीक है। तो हमारा जो क्वार्ट्ज है वो क्या करेगा, प्रेशर सॉल्यूशन शो करेगा। ये अभी फिगर से दिखाते हैं। ये वाले फिगर को देखो, इसमें है हमारा क्ले, ये क्या है, मैट्रिक्स। ये तो ब्रिटल, मतलब ये टूटेगा तो नहीं, लेकिन जब इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से भी और इधर से भी, तो क्या होगा, जो इसके बीच में हमारा मैट्रिक्स है वो इधर साइड की तरफ निकल जाएगा। तो ये प्लास्टिक और डक्टाइल ग्रेन डिफॉर्मेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा माइका का ग्रेन है, ठीक है। माइका का ग्रेन है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल होता है, इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा है, तो माइका का ग्रेन क्या हो गया, बेंड कर गया, फ्लेक्सिबल ग्रेन डिफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या था, प्लास्टिक और डक्टाइल ग्रेन डिफॉर्मेशन। अब ये जो ग्रेन है, ये जो ग्रेन्स है, इसमें प्लास्टिक या डक्टाइल डिफॉर्मेशन आ गया। नेक्स्ट यहाँ आते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर सॉल्यूशन में आता है। ये जो भी ग्रेन था, ये एक पूरा ग्रेन था ऐसे, लेकिन ये ग्रेन इसके कांटेक्ट में आया, ये ग्रेन इसके कांटेक्ट में आया, ये ग्रेन इसके कांटेक्ट में, ये ग्रेन, तो ये क्या किया, अब इस ग्रेन का बस इतना ही एरिया, मतलब बस ये जो एरिया है, ये एरिया, बस इतना ही एरिया बचा हुआ है। इस ग्रेन का जो ये एरिया था, ये एरिया था, ये एरिया था, ये एरिया था, ये सब कहाँ चला गया, प्रेशर सॉल्यूशन में चला गया। क्यों, क्योंकि ग्रेन के कांटेक्ट को हम फर्दर इंक्रीज़ करते चले गए, ठीक है। तो अगर मान लो ये क्वार्ट्ज का होगा, तो ये क्वार्ट्ज हमारा कहाँ चला गया, प्रेशर सॉल्यूशन में चला गया, ठीक है। इधर से प्रेशर लगा, इधर से प्रेशर लगा, तो यहाँ पे हमको कौन सा, देखो कॉन्कैवो कॉन्वेक्स देखने को मिल रहा है इस रीजन में, इस ग्रेन के साथ। यहाँ पे सूचर है, ऐसे 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 से बना हुआ है, ये क्या हो गया, सब प्रेशर सॉल्यूशन में चला गया, सूचर, ठीक है, सूचर ये हो गया, कॉन्कैवो कॉन्वेक्स ये हो गया। और नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग कॉन्टैक्ट, मतलब देखो कितना लंबा कॉन्टैक्ट है इस दोनों के बीच में, इस दोनों ग्रेन के बीच में लंबा कॉन्टैक्ट है ना। पॉइंट लाइन, मतलब लॉन्ग मतलब लाइन, एक लाइन से जुड़ा हुआ है दो ग्रेन्स। ये कब होगा, जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, मतलब कॉम्पैक्शन ज़्यादा लगेगा, तो प्रेशर सॉल्यूशन में आके मिल जाएगा ये सब। अब अगर हम मड की बात करें तो मड का साथ क्या होगा, मड के पास हाई पोरोसिटी होता है। अब जब उसमें हम कॉम्पैक्शन लेंगे तो मड के पास कितना पोरोसिटी होता है, 70 से 90% तक उसमें पोरोसिटी होता है। लेकिन जब हम उसमें कॉम्पैक्शन लेंगे तो वो डिक्रीज़ होके 20% तक आ जा रहा है। ये देखिए कि हमारा पोरोसिटी कहाँ 70-90 से 20% तक के पोरोसिटी हमारा कम कर दे रहा, कौन, कॉम्पैक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सब इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू।